किसी भी अपराध के पीछे का सच खोजना, चाहे वो घर की चार दीवारी में हुई कोई दुखद घटना हो या फिर पूरे देश की नींद उड़ा देने वाला कोई बहुत बड़ा एग्जाम स्कैम, ये सब सिर्फ हवाई दावों या आंसुओं से नहीं सुलझते। दावों की इन परतों को हटाकर आखिर ठोस सबूतों की गहराई तक कैसे पहुंचा जाता है, आइए आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का ये पूरा पहिया आखिर घूमता कैसे है। तो आज के हमारे एजेंडे में कुछ अहम पड़ाव हैं। पहले हम दावों और सबूतों की लड़ाई को समझेंगे, फिर दीपिका नागर केस की उलझन पर बात करेंगे। उसके बाद हमारा फोकस होगा एग्जाम स्कैम्स की डिजिटल दुनिया पर, कैसे वहां पैसों का खेल चलता है और पुराने लीक से इनके क्या तार जुड़े हैं। और अंत में देखेंगे कि कैसे सच सामने आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, दावे और ठोस सबूत के बीच सच की तलाश। देखिए, किसी भी जांच का सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम यही होता है कि भावनाओं को एक तरफ रखकर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर बात की जाए। अब इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे पास ट्रेडिशनल यानी फिजिकल सबूत होते हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शरीर पर चोट के निशान या क्राइम सीन की फोरेंसिक टाइमलाइन, और दूसरी तरफ है आज की डिजिटल दुनिया। यहां हथियार बदल गए हैं तो सबूत भी बदल गए हैं। यहां सबूत होते हैं आईपी एड्रेस, बैंक की ट्रांजैक्शन आईडी और एन्क्रिप्टेड चैट लॉग्स। क्राइम करने का तरीका चाहे जो भी हो, जांच एजेंसियों का अल्टीमेट गोल एक ही रहता है, किसी भी हाल में एकदम पक्के और ऑब्जेक्टिव सबूत हासिल करना। सेक्शन 2, दीपिका नागर का रहस्य, एक बहुत ही दुखद ट्रेजेडी जिसके दो बिल्कुल अलग पहलू सामने आए हैं। शादी के सिर्फ 14 महीने बाद दीपिका की मौत हो जाती है और फिर शुरू होती है दो अलग अलग कहानियों की जंग। इन दोनों पक्षों के दावों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। एक तरफ लड़की के पिता का बहुत ही सीरियस इल्जाम है कि 50 लाख रुपए और एक फॉर्च्यूनर कार मांगी गई, मारपीट हुई और मर्डर को सुसाइड का रूप दे दिया गया। वहीं अगर पति के परिवार की सुने तो वो कहते हैं कि दहेज जैसी कोई बात ही नहीं थी, उल्टे उन्होंने जलपुरा में दीपिका के नाम पर एक विला और प्लॉट्स खरीदे थे। उनका कहना है कि असल में परिवार में एक आंटी के किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस था और उसी मेडिकल स्ट्रेस की वजह से बहस हुई थी। अब सोचिए, जब दावे इतने एक्सट्रीम हों तो पुलिस किसी एक की बात सुनकर फैसला नहीं कर सकती। यहीं पर काम आती है पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट, जो बिना किसी पक्षपात के असली कहानी बयां करती है। इस पूरी सिचुएशन के दर्द को ये लाइनें बहुत अच्छे से समझाती हैं। कोई बेटी खोकर रोता है, कोई बेटी के टूटने पर रोता है, मगर अंतिम सच जांच के ही हाथ में होता है। मामला चाहे जितना भी इमोशनल हो, लेकिन न्याय की कुर्सी पर बैठकर फैसला सिर्फ जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही किया जा सकता है। सेक्शन 3, एग्जाम स्कैम्स का डिजिटल अंडरवर्ल्ड। अब एक फिजिकल क्राइम सीन से निकलकर सीधे चलते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर रहे इस डिजिटल जाल की तरफ। अहमदाबाद के शुभम ठाकुर नाम के एक शख्स ने इस पूरे नेक्सस की जो कहानी बताई है, वो सीधे साइबर क्राइम ब्रांच की टेबल तक पहुंच गई है। इस स्कैम की टाइमिंग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कैंडिडेट नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के झटके से अभी उभरे भी नहीं थे। उनका मोराल वैसे ही काफी डाउन था, लेकिन फिर भी वो खुद को रीट एग्जाम के लिए तैयार कर रहे थे और इसी डर, इसी हताशा का फायदा उठाया स्कैमर्स ने। राघव सर नाम के एक शख्स और उसके नेटवर्क ने टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर यह दावा करना शुरू कर दिया कि रीट 2026 का पेपर उनके पास एडवांस में आ चुका है। टेलीग्राम पर चल रही इस दुकान के कुछ नाम देखिए: रीट लीकर, नीट हैंडलर, वॉस फेयर। ये कोई एक दो चैनल नहीं है, ये डमी चैनल्स का एक पूरा मकड़जाल है जिसे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को फंसाने के लिए बड़े ही शातिर तरीके से बिछाया गया है। यहाँ खुलेआम बिना किसी डर के दावा किया जा रहा है कि भाई हमारे पास पेपर है, बस पैसे दीजिए और पेपर ले जाइए। और इनका ये पूरा फ्रॉड एक फनल की तरह काम करता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। पहले किसी डमी चैनल से जुड़ना पड़ता है, फिर 200 से 500 रुपए का एक छोटा सा टोकन अमाउंट लिया जाता है। जैसे ये टोकन दिया जाता है, मेन यानी वीआईपी ग्रुप में एंट्री मिल जाती है और फिर एक ऐसे पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करवाया जाता है जिससे उनके असली बैंक अकाउंट तक कोई पहुंच ही ना सके। पेपर के नाम पर पहले 50,000 रुपए मांगे जाते हैं और आखिर में जाकर पूरी 1 लाख रुपए की रकम वसूल ली जाती है। सेक्शन 4, पैसों के इस पूरे ट्रेल की ट्रैकिंग। साइबर क्राइम को अगर क्रैक करना है तो उसका एक ही गोल्डन रूल है, फॉलो द मनी। आइए देखते हैं कि ये राघव सर और उसका गैंग पैसों के इस डिजिटल फुटप्रिंट को कैसे मिटाने की कोशिश करता है। जरा इस नंबर पे गौर करते हैं, 7,901। खुद इन स्कैमर्स ने एक वीडियो डाला था
जिसके हिसाब से इतने स्टूडेंट्स ने उन्हें शुरुआती टोकन अमाउंट दे दिया है। ये नंबर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि धोखाधड़ी की ये फैक्ट्री कितने बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रही है। और अब इस आंकड़े को देखिए, 5,74,243 रुपए। ये सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के एक सिंगल अकाउंट में जमा की गई रकम है। और सच कहूं तो ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये आंकड़ा दिखाता है कि कैसे परेशान और नर्वस कैंडिडेट्स शॉर्टकट के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई पानी की तरह बहा रहे हैं। इन स्कैमर्स का कॉन्फिडेंस लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल पर है। इन्होंने बकायदा एक टाइमलाइन दे रखी है कि अभी हमारे पास 80 सवाल आ गए हैं, बचे हुए 90 सवाल 24 मई को आएंगे और 21 जून की रात 2 बजे एग्जाम से ठीक पहले पूरा का पूरा पेपर दे दिया जाएगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग में तो ये लोग साफ कहते हैं कि अगर एक भी क्वेश्चन मिस हुआ ना तो हमारी फुल गारंटी है, अपना पेमेंट वापस ले जाना। ये सब सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का भरोसा जीतने की एक चाल है। और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग का ये हिस्सा तो वाकई चौंकाने वाला है। राघव सर साफ साफ धमकी दे रहा है कि हमारे नेटवर्क में एक विधायक शामिल है, हमारे सिस्टम का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर कहीं मुंह खुला तो दिक्कत तुम्हें ही होगी। इसे कहते हैं प्योर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। डराकर, धमकाकर हमेशा के लिए बोलती बंद कर देना। सेक्शन 5, पुराने लीक से इनके तार। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये रीट स्कैम हवा में हो रहा है या फिर ये पुराने एग्जाम लीक्स वाले उसी सड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहा है। आइए इसके टेक्निकल लिंक्स को डिकोड करते हैं। ये लोग अपने पहचान कैसे छिपाते हैं? शुरुआत में फेमपे जैसे डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल होता है जिन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना कि चोर कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। जब गहराई से इस पैसे का पीछा किया गया तो पता चला कि जो फाइनल पेमेंट है वो महाराष्ट्र के श्यामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक में जारी है। अकाउंट का नाम है राहुल कल्याण, और बस यहीं से इनकी डिजिटल गुमनामी का पर्दाफाश हो जाता। सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब ऑडियो में वो शख्स खुद मानता है कि उसके पास कैंसिल हुआ नीट का पेपर भी था। वो कहता है कि ट्रैक होने से बचने के लिए इंडिया का सिम नहीं चलता, बाहर का सिम लेना पड़ता है और वीपीएन लगाना पड़ता है। अब जरा डॉट्स कनेक्ट कीजिए। विदेशी वीपीएन और महाराष्ट्र के बैंक का ये लिंक बिल्कुल नीट केमिस्ट्री पेपर लीक में अरेस्ट हुए पीवी कुलकर्णी के उस नेटवर्क से मैच करता है। मतलब साफ है, ये गैंग्स आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। सेक्शन 6, सच का इंतजार और अंतिम फैसला। तो हमने दीपिका नागर के एक फिजिकल क्राइम सीन से लेकर पेपर लीक की इस डार्क डिजिटल दुनिया तक का सफर तय कर लिया है। बात चाहे दीपिका नागर केस की हो, जहां फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही असली सच सामने आएगा, या फिर राघव सर के उस टेलीग्राम नेटवर्क की जिसे तोड़ने के लिए पुलिस को महाराष्ट्र के उन बैंक अकाउंट्स और साइबर ट्रेल को खंगालना होगा। एक बात तो तय है, न्याय तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है हार्ड एविडेंस, यानी पक्के सबूत। सिर्फ हवाई दावों और टेलीग्राम की चैट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब आखिर में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। चाहे कोई घरेलू उलझन हो या पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को दीमक की तरह चाटता कोई बहुत बड़ा एग्जाम स्कैम, क्या ये फोरेंसिक और डिजिटल सुराग सच में उस अल्टीमेट ट्रुथ, उस आखिरी सच तक हमें पहुंचा पाएंगे? क्योंकि याद रखिए, बिना ठोस सबूत के हर दावा सिर्फ एक गढ़ी हुई कहानी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।